नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैक्स कितना लगता है इनकम पे, यानी आप जो इनकम करते हैं उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। वो इनकम आपका सैलरी हो सकता है, आपका फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, आपका रेंटल इनकम हो सकता है, बिजनेस इनकम हो सकता है, शेयर मार्केट का हो सकता है, या फिर आप ड्रीम 11 पे जो विनिंग करते हैं उसका इनकम भी हो सकता है। तो सारा इनकम पे कितना टैक्स लगता है सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने बात किया था टैक्स क्या होता है, सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे हम उसका लिंक दे देंगे, पहले आप उसको देखिए ताकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और लेके चलते हैं आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पे ताकि आप अच्छे से समझ सके सरल भाषा में। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अभी देख लीजिए, हमने एक चार्ट बना लिया है पहले से, जो अभी इंडिया में करंट टैक्स का स्लैब रेट चल रहा है। ये देखिए, इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26, न्यू टैक्स रेजिम। रेजिम का मतलब होता है कैटेगरी, समझिए आप आसान भाषा में, यानी नया टैक्स कैटेगरी। तो अभी जो चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे किसको बोलते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 अगर हम समझे तो 25 का 1 अप्रैल यानी 2025 1 अप्रैल से लेकर 2026 मार्च तक, 31 मार्च तक, यानी अप्रैल से मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें जो कमाई करते हैं उसका टैक्स आपको देना होता है। मान लीजिए अभी 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये जब खत्म होगा उसके बाद अगले साल में पे करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अभी देखिए इसका टैक्स स्लैब रेट क्या चल रहा है इंडिया में। अभी ये है, ये साल के लिए है, मतलब हम बता रहे हैं। हो सकता है अगले साल बजट में ये चेंज भी हो सकता है, ये कभी फिक्स नहीं रहता है। जैसे ही सरकार कुछ अपना रूल चेंज करती है, बजट लाती है हर साल, तो वैसा ही इसको चेंज भी करते रहती है। तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। तो ये देखिए, इसमें क्या है, 0 से लेके 4 लाख तक अगर आपका इनकम है, यानी 0 से लेके 4 लाख इनकम है आपका, तो यहाँ पे टैक्स देना है 0। नील है, नील का मतलब 0। उसके बाद 4 लाख से लेके 8 लाख तक है तो उसमें लगेगा 5%। उसके बाद 8 लाख से लेके अगर 12 लाख तक है तो 10%। 12 लाख से फिर यहाँ देखिए 16 लाख तक है तो 15%। 16 लाख से 20 लाख 20%। उसके बाद देखिए 20 लाख से 24 लाख 25%। उसके बाद 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% लगे। तो इस तरह से चलता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने कुछ सुना होगा, ये पिछले साल बजट में क्या घोषित किया गया था कि जो भी पब्लिक है अगर उसका इनकम 12 लाख तक है, यानी 12 लाख से कम है या फिर 12 लाख है, तो उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कैसे देना पड़ेगा, आप बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे तो देखिए लिखा हुआ है 4 लाख से 8 लाख तो 5% देना पड़ेगा, यानी 4 लाख से अगर 8 लाख इनकम है तो 5%, तो फिर 12 लाख पे 0 टैक्स कैसे हुआ। तो दोस्तों ये सवाल उसका मन में आता है जिसको टैक्स समझ में नहीं आता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए हम आपको अभी कैलकुलेट करके बताएंगे और एग्जांपल देकर बताएंगे। आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये बजट में अभी ये आपने देख लिया कितना इनकम पे कितना टैक्स लगता है। उसके बाद अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो सरकार आपको इसमें ये देखिए 87A सेक्शन के थ्रू छूट भी देती है, 60,000 का छूट। यानी अगर आपका इनकम 12 लाख तक सीमित है तो आपको 60,000 का छूट मिलेगा टैक्स में। यानी अगर 60,000 आपका टैक्स बन रहा है तो आपको 0 टैक्स देना है। ये समझ गए। अभी ये हो गया आपका, अभी इनकम टैक्स चल रहा है और ये छूट मिल रहा है इतना इनकम तक। तो आप चलिए आपको एग्जांपल देके समझाते हैं हम कि कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि 4 से 8 लाख तक 5%, तो 12 लाख तक 0 टैक्स कैसे हुआ। तो आइए दूसरा पेज में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका इनकम 8 लाख है, तो यहाँ पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो उसके पहले आप समझ लीजिए सरकार जो हमसे टैक्स लेती है वो 4-4 लाख के अंतर में लेती है। जैसे देखिए पहले 4 लाख पे वो 0 लिया, उसका बाद जो 4 लाख होगा उस पर 5% लिया, फिर उसके बाद 4 लाख, यानी 4-4 लाख के अंतर में लेता है। तो टैक्स ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए मान लीजिए इनकम आपका 8 लाख है, तो पहले 4 लाख पे कितना सरकार लेती है, ये देखिए 0। तो आपका टैक्स कितना हो गया, 0। अभी देखिए 8 लाख में 4 लाख चला गया तो बचा कितना, 4 लाख। तो दूसरा 4 लाख, ये दूसरा 4 लाख पे कितना लिया, 5%। तो 4 लाख का 5% होता है 20,000। तो आपका टोटल 8 लाख का टैक्स कितना बन गया, 20,000। और यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बोला था, सेशन 87 के थ्रू आपको रिबेट भी मिलता है 60,000 का, 60,000 तक मिलता है। अगर आपका इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। तो यहाँ देखिए 8 लाख इनकम तो 12 लाख से कम हुआ ना, तो आपको 60,000 छूट मिला, आपका टैक्स 20,000 बन रहा है। तो आपको टैक्स हो गया कितना, 0, यानी आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लिए हैं। मान लीजिए आपका इनकम 12 लाख है, तो देखिए सेम वैसा ही करेंगे। पहला 4 लाख पे कितना लिया सरकार हमसे, 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। उसके बाद 8 लाख में से 12 लाख में से 4 लाख गया, 8 लाख बचा। उस 8 लाख में से फिर दूसरा जो 4 लाख है यहाँ इसमें कितना लिया, 5%, तो बना कितना, 20,000। फिर तीसरा 4 लाख, तीसरा में कितना लिया, 10%। यानी सरकार 4-4 लाख के अंदर में लेती है। कि मतलब अगर आप 12 लाख समझ रहे हैं या फिर 15 लाख समझ रहे हैं, सबका एग्जांपल देंगे। अब देखिए तो कितना हो गया, 4, 8, 12 लाख हो गया। तो अभी देखिए लास्ट में 4 लाख पे, तीसरा 4 लाख पे 10% यानी 40,000। टोटल कितना हो गया, 40 भी 60,000। तो अभी यहाँ पे छूट कितना मिल रहा है आपको, 60,000। तो 12 लाख इनकम पे आपका टैक्स बना 60,000 और छूट भी मिल रहा है 60,000।
तो आप समझ गए 60,000 छूट मिल गया, 60,000 आपका टैक्स है, तो आपका टैक्स कितना हो गया, बिल्कुल ही जीरो। तो अभी हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 12 लाख पे जीरो कैसे होता है टैक्स। यहाँ पे जो देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पे 4 लाख 60 लाख 5% है तो 12 लाख में छूट क्यों, तो इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। अब चलिए लेके चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दोस्तों 12 लाख इनकम पे एग्जाम्पल आपने देख लिया, आपको समझा भी दिया। अभी हम एक और एग्जाम्पल लिए हैं 13 लाख रुपया। मान लीजिए आपका इनकम 13 लाख है, तो इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें 13 लाख पे आपको कोई भी रिबेट यानी कि छूट जो मिलता था 12 लाख पे, ये आपको नहीं मिलेगा। ये ओनली 12 लाख पे मिलता था, ये आपको 13 लाख पे नहीं मिलेगा। तो ये देखिए ये 12 लाख पे जो यहाँ पे छूट मिलता था 60,000 का, वो ओनली 13 लाख पे मिलेगा। तो 13 लाख पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए सेम प्रोसेस है। पहला 4 लाख पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया। उसके बाद दूसरा 4 लाख पे 5%, तीसरा 4 लाख पे 10%, और अभी देखिए कितना हो गया 4 4 8 4 12, बाकी कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख कितना नंबर पे बचा, चौथा नंबर पे। पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में कितना परसेंट है 15%, तो ये 1 लाख पे आपको लगेगा 15%। तो टोटल आपका जो टैक्स हो गया 75,000 रुपीज़, यानी 75,000 रुपया। आपको इसमें अभी कोई भी छूट नहीं मिलेगा। अगर 12 लाख से कम होता तो आपको यहाँ पे 60,000 का छूट मिलता, लेकिन ये 12 लाख से ज़्यादा हो गया 13 लाख, तो आपको यहाँ पे 75,000 सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर दूसरा इनकम है 15 लाख रुपया इनकम, इसमें टैक्स सेम होगा। पहला 4 लाख पे जीरो, दूसरा 4 लाख पे 5%, तीसरा पे 10%, और चौथा जो बचेगा जितना बचेगा, यहाँ देखिए 4 4 8 4 12, बाकी बच गया 3 लाख। 3 लाख 4 नंबर पे आता है तो 15% लगेगा, यानी 45,000। ये टोटल आप काउंट कर लीजिए। तो इस तरह से टैक्स लगेगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि 15 लाख हमारा इनकम है तो हमको, अगर यहाँ देखिए यहाँ पे 15 लाख, 12 से 15 16 लाख यहाँ पे, तो हमको सीधा 15 लाख पे 15% ऐसा नहीं लगता है। टैक्स ऐसा कैलकुलेट नहीं होता है। पहले 4 मान लीजिए 15 लाख 20 लाख 50 लाख कितना भी हो आपका, स्टार्टिंग 4 लाख से होगा। मान लीजिए 15 लाख है तो पहला 4 लाख पे 5% लगेगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 4 लाख, फिर 4 लाख, ऐसे करके टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना सीख गए और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 12 लाख पे टैक्स जीरो कैसे होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। दोस्तों अभी नेक्स्ट पेज में हम आते हैं इनकम, जो हम आपको बताए थे सैलरी इनकम में, तो ये सेम ही लगेगा आपको। ये देखिए ये वाला ये टैक्स, उसके बाद सैलरी इनकम में वो ये वाला छूट भी मिलेगा आपको। 12 लाख तक है तो 60,000 का छूट मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, सबका बताएंगे कितना टैक्स लगता है। तो रेंटल इनकम क्या होता है वो देख लीजिए। जब आप कोई मकान, दुकान या ऑफिस किसी को किराए पर देते हैं और खुद उसमें कोई बिजनेस नहीं करते चलाते हैं, तो वो इनकम आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। दोस्तों सैलरी इनकम में क्या होता था, यहाँ देखिए सैलरी इनकम में आपको यहाँ पे 12 लाख तक 60,000 का छूट मिलता है। लेकिन अगर आपका रेंट से इनकम आता है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे देखिए आपका जितना भी, मान लीजिए आपका रेंट का इनकम 50,000 आया, ठीक है टोटल, तो उस 50,000 में 30% का आपको छूट मिलेगा, यानी 50,000 में 30% घटा दीजिए। उसके बाद जितना अमाउंट बचा उस अमाउंट का इसी टैक्स स्लैब के ऊपर लगेगा। ठीक है, समझ गए। तो उसमें भी ऐसा ही कैलकुलेट होगा। जितना रेंट होगा आपका, उसका पहला 4 लाख पे, अगर 4 लाख से कम है तो ठीक है, पहला 4 लाख पे 5% लगेगा, ये वाला दूसरा 4 लाख पे इतना, ऐसे करके टैक्स कैलकुलेट होगा। बस इसमें क्या है, ये वाला नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे 30% छूट मिलेगा। ठीक है, रेंटल इनकम आप समझ गए, कितना टैक्स लगेगा वो भी समझ गए। नहीं समझे तो एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जितना भी रेंट हुआ टोटल, मान लीजिए एग्जाम्पल एक साल में फाइनेंशियल ईयर में आपका 5 लाख रुपया रेंट से आया, ठीक है, उस 5 लाख में से 30% घटा दीजिए, डायरेक्ट सीधा डिस्काउंट 30%। उसके बाद जो पैसा बचेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद आपका 3 लाख रुपया बचा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं किए अभी। 3 लाख बचा, तो 3 लाख में पहला 4 लाख पे कितना यहाँ लगता है इंटरेस्ट, ये देखिए, यानी पहला 4 लाख पे यहाँ लगता है जीरो। ये देखिए पहला 4 लाख पे यहाँ जीरो लगता है, तो आपका 3 लाख पे टैक्स बनेगा जीरो, बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 3 लाख से ज़्यादा 4 लाख है तो 4 लाख में भी देखिए यहाँ पे जीरो है। अगर 5 लाख हुआ तो 5% देना पड़ेगा। उसके बाद 5 लाख से ज़्यादा हुआ, 6 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, तो भी आपको 8 लाख तक 5% लगेगा। 8 लाख से ज़्यादा हुआ तो 10%। तो इस तरह से टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। पहला मान लीजिए 8 लाख हुआ तो पहला में तो 4 लाख में जीरो लगेगा, दूसरा 4 लाख में 5% लगेगा। ये नहीं कि 8 लाख यहाँ पे आपको 10% लगेगा, इस तरह से नहीं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया जाता है टैक्स को। तो आप रेंटल इनकम समझ गए। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे हमने रेंटल इनकम का एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए ये देखिए एग्जाम्पल है, टोटल इनकम आपका रेंट से एक साल में 10,000 आता है, ठीक है, 10 लाख आता है, सॉरी। उस 10 लाख में ये देखिए 10 लाख आपका इनकम आया। उसके बाद 10 लाख में माइनस कर दीजिए 30%, यानी 3 लाख घट गया, बचा 7 लाख। 7 लाख में आपको टैक्स देना है। कैसे देना है, देखिए 7 लाख में 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला 4 लाख पे आपका देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो है। पहला 4 लाख पे टैक्स जीरो है, यहाँ पे हम जीरो कर दिए। दूसरा बचा कितना हमारे पास, 3 लाख, तो दूसरा स्टेप में कितना है 5%, यहाँ पे कितना हुआ 5%, यानी इस 7 लाख पे हमको 15,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं। तो इस तरह से हो गया रेंटल इनकम, आप समझ गए। उसके बाद आ जाइए, अब चलते हैं बिजनेस इनकम क्या होता है। देखिए बिजनेस इनकम यहाँ पे हम लिख दें, अगर आप कोई कॉमर्शियल जगह जैसे कि गोडाउन, वेयर हाउस या सीओ वर्किंग स्पेस किराए पर देते हैं, तो ये इनकम होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी आप कोई बड़ा गोडाउन या फिर वेयर हाउस को रेंट पे देते हैं, तो इसको बोलते हैं बिजनेस इनकम। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको उस रेंटल इनकम में 30% का डिस्काउंट मिलता था। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको 30% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही तो ये वाला मिलेगा आपको।
ये वाला भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, आप मान लीजिए आप वेयर हाउस गोडाउन देते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, स्टाफ रखते हैं उसका सैलरी हो गया, ये सब डिडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जितना भी इनकम आया उसमें ये सब घटा के उसके बाद जो पैसा बचा उस पर आपको टैक्स देना है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम एक लेंगे। ये देखिए बिजनेस इनकम का हम एक एग्जाम्पल ले चुके हैं। यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस इनकम 10 लाख है, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर खर्चा किया, स्टाफ का सैलरी दिया होगा, बिजली का बिल, साफ सफाई, बहुत कुछ होता है, सब जोड़ के मान लीजिए 2 लाख आपका खर्चा है। तो इस 10 लाख इनकम में से 2 लाख आपका सीधा सीधा डिस्काउंट हो जाएगा, तो बचा कितना, 8 लाख। 8 लाख पे आपको टैक्स कैसे देना है, सेम स्लैब रेट लगेगा, ठीक है। पहला 4 लाख पे 0, दूसरा 4 लाख पे 5,000, तो 4 4 8 लाख हो गया, तो 20,000 आपका टैक्स, यानी 20,000 आपको देना है। तो इस तरह से बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम पे टैक्स लगता है, सैलरी पे आप समझ गए। अब चलिए अगला स्टेप में बताते हैं आपको। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें किस प्रकार का टैक्स लगता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है आपके पैसों का, उस पर आपका स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। आप कौन सा स्लैब रेट में आते हैं, यहाँ देखिए स्लैब रेट है, उस हिसाब से आपको देना। पहले हालांकि 10,000 रुपया तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा सरकार ने इसको चेंज कर दिया। कोई भी हो, जनरल पब्लिक हो या सीनियर सिटीजन हो, सबको आपका स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे हम ऊपर में लिख भी दिए, यहाँ देखिए एफडी। फिक्स डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन और जनरल पब्लिक दोनों के लिए अलग अलग रूल है। देखिए सबसे पहले देखते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, यहाँ देखिए आपका स्लैब रेट के हिसाब से इसमें भी टैक्स देना है, लेकिन आपको 1 लाख तक का छूट मिल जाता है सालाना। मान लीजिए आप 2 लाख रुपया आपका एफडी से इनकम आया 1 साल में, तो आपको 1 लाख पे यहाँ पे छूट मिल गया, और बाकी 1 लाख पे आपका स्लैब का हिसाब से यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जनरल पब्लिक को 50,000 का छूट मिलेगा, बाकी जो पैसा बचेगा उसमें आपको स्लैब रेट के हिसाब से। तो एफडी आरडी ये सब में दोनों में ऐसा ही लगेगा। तो आप एफडी में समझ गए, सेविंग अकाउंट में। अब आइए ये देखिए शेयर मार्केट में किस तरह का लगता है टैक्स। शेयर मार्केट में 2 तरह का टैक्स होता है, इन्वेस्टिंग होता है एक, ये देखिए, एक ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग पे आपको पता ही होगा, जो लॉन्ग टाइम होता है यानी 1 साल से ज़्यादा, उस पर 12.5% लगेगा, और उसमें 1,25,000 ऐसा कुछ छूट भी मिलता है। उसके बाद ट्रेडिंग में आपको 15% मिलेगा, और अगर आप इंट्रा डे फ्यूचर वगैरह वो सब अलग होता है, उसमें आपका स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। इसके ऊपर हम अलग से एक फुल वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल समझिए इन्वेस्टिंग में 12.5% और ट्रेडिंग में 15% इतना लगता है। इसका अंदर आप जाइएगा तो थोड़ा अलग अलग है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी बाय सेल में, सेल में, बाय में तो नहीं लगता है टैक्स, सेल में। प्रॉपर्टी में भी 2 टाइप का होता है, एक STCG, उसके बाद LTCG। STCG हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी आपको जो आता है वो कैपिटल गेन में आता है, यानी आप पैसे से पैसा बना रहे हो उस टैक्स में आता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 2 साल से कम के लिए। तो इसमें जो टैक्स लगेगा, आपका जितना प्रॉफिट हुआ है प्रॉपर्टी में बेचने में, तो उसमें से जितना खरीदे हैं वो माइनस कर दीजिए, जो बचा उसमें से आपका स्लैब रेट का हिसाब से लगेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म मतलब होता है 2 साल से ज़्यादा आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदे और 2 साल के बाद उसको बेचे, 2 साल से ज़्यादा टाइम में, तो आपको लगेगा 12.5% का टैक्स। और उसके बाद कुछ इंडेक्सेशन में भी कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये देखिए उसके बाद आगे आ जाते हैं, मेन है जो ज़्यादा लोग के लिए होगा, ड्रीम 11। ड्रीम 11 में कितना टैक्स लगता है, तो ये देखिए ड्रीम 11 को सरकार एक तरह से जुआ मानती है, गैमलिंग। तो इसके लिए कोई छूट नहीं मिलता है, सीधा 30% का टैक्स इसमें सरकार लेती है आपसे। आप कितना भी इनकम किए ड्रीम 11, ये ड्रीम 11 के लिए नहीं है, आप कोई भी ऐप से गेमिंग, यानी गेमिंग से आपका अर्निंग जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको 30% का टैक्स लगेगा। गैमलिंग इनकम में आता है। तो आप टैक्स के बारे में उम्मीद है बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।